नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बेंगलुरु की एआई कंपनी के कामयाब सीईओ सूचना सेठ ने अपने ही 4 साल के बेटे को मार दिया। उसके पास 11 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है। मंगलवार को जब यह खबर सामने आई कि 39 साल की सूचना को उनके बेटे के शव के साथ पकड़ा गया तो सभी लोग हैरान रह गए। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर इतनी कामयाब महिला अपने ही बेटे को बेंगलुरु से गोवा ले जाकर उसकी हत्या क्यों करेगी। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने सूचना को तब गिरफ्तार किया जब वो बेटे के शव को बैग में रखकर कैब से भागने की कोशिश कर रही थी। पूरे देश भर में इस हत्याकांड की चर्चा हो रही है। दरअसल वो बेटे को गोवा ले गई, वहां होटल के कमरे में उसकी हत्या कर दी और लाश को बैग में डालकर ले गई और वहां से कर्नाटक भाग रही थी। लेकिन कर्नाटक में वो पुलिस के हाथ लग गई क्योंकि पुलिस उसे तलाश रही थी। होटल मैनेजमेंट ने उसे बेटे के साथ चेक इन करते देखा था, लेकिन चेकआउट करते वक्त उसके साथ बेटा नहीं था। शक होने पर होटल मैनेजमेंट ने पुलिस को सूचना दे दी थी, लेकिन पुलिस पूछताछ में सूचना सेठ ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और यह भी बताया कि आखिर उसने अपने जिगर के टुकड़े को अपने ही हाथों से क्यों मार दिया। वहीं हत्या की वजह जानकर पुलिस वालों को भी काफी शौक लगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सूचना सेठ ने पुलिस को बताया कि उसने अपने बेटे की हत्या की क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बेटा अपने पिता से मिले। केस कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन पति ने बेटे से मिलने की इच्छा जाहिर की तो कोर्ट ने उसे परमिशन दे दी। हालांकि उसने विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने उसकी बात नहीं सुनी, जबकि उसे कतई मंजूर नहीं था कि बेटा अपने पिता से मिले। इसलिए वो उसे अपने साथ गोवा ले गई। जो उसने चेकआउट करने से एक दिन पहले शनिवार रात को ही बेटे को मार दिया था। रविवार को वो टैक्सी में बेंगलुरु आने के लिए निकली थी, लेकिन होटल स्टाफ ने उसका खेल बिगाड़ दिया। पुलिस ने कर्नाटक पुलिस को अलर्ट किया और पुलिस ने लाश रिकवर कर उसे पकड़ लिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन किसी काम का ही नहीं है तो फिर आलोचना करने की क्या जरूरत है। बता दें, बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा था ये स्वार्थों का गठबंधन है और ये आपसी स्वार्थों की फूट है। उन्होंने कहा कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस जिनके खिलाफ थी वो उन्हीं के साथ गठबंधन कर रही है। गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस को गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी और पंजाब जैसे राज्यों में चुनिंदा सीटें मिलने जा रही हैं तो कांग्रेस यहीं खत्म हो गई और कांग्रेस को खत्म करने की साजिश पूरा इंडिया गठबंधन कर रहा है। इसको लेकर अधीर ने कहा कि वो इंडिया गठबंधन से डर रहे हैं, इसीलिए इसके बारे में बात कर रहे हैं ताकि वो लोगों को इसके बारे में भ्रमित कर सके। अगर गठबंधन किसी काम का ही नहीं है तो फिर आलोचना करने की क्या जरूरत है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के नेता अलग अलग राज्यों में सीटों के बंटवारे पर बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच कल बैठक हुई थी। मीटिंग के बाद दोनों दलों के नेताओं ने सीट बंटवारे को लेकर कोई संकेत नहीं दिया, लेकिन मीडिया रिपोर्टों में दावे किए गए हैं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए 4-3 का फॉर्मूला दिया है। ये दावा किया गया है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को 3 सीटें ऑफर की हैं। इस बारे में पूछे गए सवाल पर कांग्रेस के सीनियर नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ेगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन गठबंधन होगा, ये अच्छी खबर है। संदीप दीक्षित ने कहा, वहां क्या बात हुई है इसकी खबर नहीं है। 3 दें, 4 दें, 5 दें, 2 दें, वो अभी चल रही है बातचीत। आप और कांग्रेस के बीच सोमवार को बहुत अच्छे माहौल में सीट शेयरिंग की बातचीत हुई, ऐसा दावा किया गया, लेकिन उसके उलट आपकी मांग ने कांग्रेस को तमाम विकल्पों और समीकरणों पर सोचने पर मजबूर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक आपने हरियाणा में 3 सीटें और गुजरात में 1 सीट मांग ली है और दिल्ली में वो कांग्रेस को सिर्फ 3 सीट देना चाहती है। हरियाणा में कांग्रेस के नेता आपकी इस मांग से हैरान है क्योंकि हरियाणा में आपका आधार बहुत कमजोर है। 2019 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद हुए थे। विधानसभा चुनाव में आपको सिर्फ 0.48% वोट मिले थे, जो नोटा को मिले वोटों से भी कम हैं। इसके बावजूद आप लोकसभा की 3 सीटें मांग रही है, यानी विधानसभा के हिसाब से वो 21 विधानसभा सीटों को प्रभावित करना चाहती है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सबकी नजर टिकी हुई है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार गुट और वंचित बहुजन आघाड़ी 4 पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में होंगी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के संभावित फॉर्मूले के तहत कांग्रेस 20 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। शिवसेना यूबीटी को भी 20 सीटें दी जाने वाली हैं, जबकि एनसीपी शरद पवार गुट को 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा।
इसके अलावा वंचित बहुजन अघाड़ी को 2 सीटों पर चुनाव लड़वाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के हिंदू राष्ट्रवाद को काउंटर करने के लिए कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बराबर स्थान देना चाहती है। माना जाता है कि टूट के बावजूद शिवसेना के समर्थक उद्धव के साथ ही हैं। वहीं अजित पवार के अलग होने के बाद एनसीपी के पास ज्यादा नेता ही नहीं बचे हैं, इसलिए एनसीपी को कम सीटों पर समझौता करने के लिए मनाया जाएगा। राम मंदिर को लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि वो राम मंदिर जाएंगे, लेकिन 22 जनवरी को नहीं जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या का राम मंदिर पूरे देश का है और हर किसी का राम मंदिर पर अधिकार है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना। कमलनाथ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर की शुरुआत हुई, भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। बता दें, राम मंदिर जाने के लिए सोनिया गांधी खड़गे को निमंत्रण मिला है। हालांकि अभी तक उन्होंने ये साफ नहीं किया है कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। बिल्किस बानो केस पर कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के असली रवैये, चरित्र और चेहरे को उजागर कर दिया है। पार्टी ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि 15 अगस्त 2022 को गुजरात में 11 दोषियों की रिहाई और स्वागत पर राष्ट्रीय आक्रोश के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द भी नहीं बोला। कांग्रेस ने मोदी और बीजेपी से बिल्किस बानो से माफी मांगने को कहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बेटी बचाओ दोषी बचाओ बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने बिल्किस मामले में न्याय बहाल कर दिया है। इससे गृह मंत्रालय की काली करतूतें उजागर हो गई हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। ये दावा किया जा रहा है कि अमित जोगी अपनी पार्टी को भाजपा में विलय कर सकते हैं। हालांकि अमित जोगी ने इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की है। बता दें, 2016 में एक उपचुनाव के बाद विपक्षी पार्टियों से तालमेल का एक ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अमित जोगी को पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया था। उनके पिता और राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी को भी कांग्रेस ने नोटिस थमा दिया था। इसके बाद 21 जून 2016 को अजीत जोगी ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के नाम से अपनी पार्टी बना ली थी। हालांकि इस पार्टी का माहौल कुछ खास नहीं है, क्योंकि ताजा विधानसभा चुनाव में तो पार्टी एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई है। मालदीव की सरकार को भारत से पंगा लगातार भारी पड़ रहा है। अब बात राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की कुर्सी तक पहुंच गई है। दरअसल मालदीव में संसदीय अल्पसंख्यक नेता अली अजीम ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कह दी है और मोहम्मद मुइज्जू को राष्ट्रपति पद से बर्खास्त करने की मांग उठा दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आप राष्ट्रपति मुइज्जू को सत्ता से हटाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को तैयार हैं। अली अजीम की टिप्पणी के बाद मालदीव में हलचल तेज हो गई है। वहां के लोग मोदी पर टिप्पणी को लेकर बट गए हैं। विपक्ष पूरी तरह से भारत समर्थक दिखाई दे रहा है, जबकि सत्तारूढ़ मुइज्जू समर्थक निलंबित मंत्रियों के समर्थन में सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं। पर्यटन पर निर्भर मालदीव की अर्थव्यवस्था को भी भारत से पंगा महंगा पड़ सकता है और ये बात मालदीव के नेताओं को समझ आ गई है। इसी को देखते हुए सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी एमडीपी के नेता और युवा खेल मंत्री रहे अहमद महलूफ ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय पर्यटकों द्वारा मालदीव का बहिष्कार करना जारी रहा तो मालदीव की अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा, मैं बहुत चिंतित हूँ, इससे उबरना मुश्किल होगा। अहमद महलूफ की प्रतिक्रिया भारतीय पर्यटकों द्वारा बड़े पैमाने पर मालदीव विजिट रद्द करने की रिपोर्टों के बाद आई है। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ब्लू स्टार एयर ट्रैवल सर्विसेज के डायरेक्टर माधव ओझा के अनुसार बहिष्कार के अभियान के कारण मालदीव जाने वाले भारतीय यात्रियों की संख्या में 20 से 30% की कमी हो सकती है। उन्होंने बताया कि फ्लाइट से रोज वहां 1200 से 1500 यात्री जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री पर लोगों का जो असर है उसे देखते हुए इनमें से 20 से 30% कैंसिलेशन की उम्मीद कर सकते हैं। पीएम मोदी के खिलाफ मालदीव के मंत्रियों के दिए गए आपत्तिजनक बयान की मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री ने निंदा की है। इस संस्था ने कहा कि भारत हमारे सबसे करीबी पड़ोसियों और सहयोगियों में से एक रहा है। हमारे अतीत में हमेशा विभिन्न संकटों में सबसे पहले जवाब देने वाला देश भारत रहा है। हम भारत सरकार के साथ वहां के लोगों के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारे साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हैं। भारत मालदीव के पर्यटन उद्योग में भी लगातार और अहम योगदान देता रहा है। कोविड-19 के बाद इससे उबरने के हमारे प्रयासों में भारत ने बहुत मदद की। उसके बाद से भारत मालदीव के लिए शीर्ष बाजारों में से एक बना हुआ है। संस्था ने कहा, हमारी हार्दिक इच्छा है कि दोनों देशों के बीच के घनिष्ठ संबंध आने वाली पीढ़ियों तक बने रहें और हम ऐसे कामों या बयानों से दूर रहें जिनका हमारे बेहतर रिश्तों पर कोई नकारात्मक असर पड़ता हो।
एक ओर जहां भारत और मालदीव के बीच तनाव जारी है, तो वहीं दूसरी ओर मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़्ज़ू चीन के दौरे पर हैं। चीन के दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति मोइज़्ज़ू ने कहा है कि चीन के साथ उनके देश के संबंध मैरीटाइम सिल्क रोड के जमाने से हैं। इसके साथ ही उन्होंने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना की सराहना की और अपने देश में विकास परियोजनाओं में चीन के योगदान को गिनाया। राष्ट्रपति मोइज़्ज़ू ने उम्मीद जताई है कि चीन के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते के कारण दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में वृद्धि होगी। बता दें, मालदीव का चुनाव ही भारत विरोध का मुद्दा उठाकर मोइज़्ज़ू जीते थे और उनको चीन का समर्थक माना जाता है और वो उनके एक्शन से भी साफ दिखाई दे रहा है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप की यात्रा करने के लिए तारीफ की है। साथ ही ये भी कहा है कि लक्षद्वीप पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मालदीव के 3 मंत्रियों की पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी भारत की गरिमा को चुनौती है। उन्होंने एनडीटीवी को बताया कि भारत इस तरह का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे देश ने प्रधानमंत्री के साथ एकजुटता दिखाई है। मैं प्रधानमंत्री और लक्षद्वीप के साथ खड़े होने के लिए भारत के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये पूछे जाने पर कि क्या वो मालदीव के लोगों का लक्षद्वीप में स्वागत करेंगे, प्रशासक ने कहा, यह हमारे देश की परंपरा है। अगर वो आना चाहते हैं, हमारी सुंदरता की सराहना करते हैं और खुश हैं, तो इससे हमें भी खुशी होगी। इसमें गलत क्या है? निश्चित रूप से उन्हें आना चाहिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया है कि उन्होंने जेद्दा में हुई तीसरी हज एंड उम्रा कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है। उन्होंने बताया है कि वो सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्रालय के निमंत्रण पर वहां पहुंची हैं, जहां उनकी मुलाकात हज और उम्रा मंत्री तौफीक अल रबिया और मक्का क्षेत्र के डिप्टी गवर्नर प्रिंस सऊद बिन मिशाल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से हुई है। स्मृति ने बताया कि उनकी इन मंत्रियों से इस साल होने वाली हज यात्रा के दौरान भारतीयों को मिलने वाले सुविधा पर चर्चा हुई है। वहीं कल केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि उन्होंने मदीना की यात्रा की है, जो कि इस्लाम के पवित्र शहरों में से एक है। बिहार के चर्चित नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने इस मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, अमित कात्याल और हृदयानंद चौधरी का नाम शामिल किया है। आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में नौकरी देने के बदले लोगों से उनकी जमीन अपने और अपने परिजनों के नाम लिखवाई थी। कोर्ट इस मामले में 16 जनवरी को सुनवाई करेगा। हरियाणा के जींद के बाद अब सिरसा में बड़ी संख्या में छात्राओं से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। सिरसा में कॉलेज की 500 छात्राओं ने एक प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मामला चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय का है। छात्राओं ने यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रोफेसर के निलंबन की मांग की है। इसके साथ ही हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच की मांग की गई है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के दफ्तर और मुख्यमंत्री एमएल खट्टर को पत्र लिखा है। इस तरह का ये चौथा पत्र है। इससे पहले भी 3 बार पत्र भेजा जा चुका है। सोशल मीडिया पर वायरल पत्र में प्रोफेसर पर गंदी और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया गया है। पत्र के हवाले से खबर आई है कि आरोपी प्रोफेसर लड़कियों को अपने कार्यालय में बुलाता, उन्हें बाथरूम में ले जाता और निजी अंगों को छूता और अश्लील हरकतें करता है। रिपोर्ट है कि लड़कियों ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें बहुत बुरे नतीजे भुगतने की धमकी दी गई। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार दिया। राष्ट्रपति ने आज देश के आला खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया। बीते साल हुए वनडे वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने अपनी गेंदबाजी से तहलका मचा दिया था। उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 के 7 मैचों में कुल 24 विकेट हासिल किए। बांग्लादेश के आम चुनाव में आवामी लीग के अध्यक्ष शेख हसीना चौथी बार जीत कर आई हैं। हालांकि इस चुनाव का मुख्य विपक्षी पार्टी ने बहिष्कार किया था। अब इसको लेकर अमेरिका ने कहा है कि बांग्लादेश का चुनाव स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं था। अमेरिका ने चुनाव के दौरान हुई हिंसा की निंदा की है। अमेरिका ने इस चुनाव में विपक्ष के भाग न लेने और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियों पर अपनी चिंता जताई है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हमें खेद है कि इसमें सभी दलों ने भाग नहीं लिया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।